स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। हम साइंस में पढ़ रहे थे चैप्टर 12 मेन नेचुरल रिसोर्सेज, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन हम कर रहे थे। उसमें आज का टॉपिक है जल संरक्षण एवं प्रबंधन, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो देखो, जल ही जीवन है। हमारी पृथ्वी की सतह का 70% भाग जलमग्न है। इस जल का 2.5% भाग ही मानव के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। संपूर्ण जल का 97.5% भाग अलवणीय का मतलब होने के कारण अनुपयोगी है। थोड़ा यहाँ मिस्टेक है, जो 97.5% भाग है वो लवणीय है। कैसा है ये? लवणीय आएगा। यहाँ क्या आएगा? लवणीय जल का है, यानी कि लवण मिले हुए हैं जिसके कारण से वो जल क्या है? खारा है। और शेष भाग जो बचा वो अलवणीय है। तो ये लवणीय होने के कारण अनुपयोगी है। ठीक है। बढ़ती जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से आज मनुष्य के सामने जो है बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, और इन समस्याओं के कारण जो है जल संकट जैसी एक महत्वपूर्ण समस्या भी उत्पन्न हुई है। और इसका कारण जो है जल स्रोतों का प्रदूषण, भूजल का इत्यादि दोहन, जल की आर्थिक मांग, मानसून की अनिश्चितता तथा पारंपरिक स्रोतों की उपेक्षा है। क्वेश्चन आता है, जल संकट उत्पन्न होने के कारण लिखिए। तो आपका उत्तर होगा जल स्रोतों का प्रदूषण, भूजल का अतिदोहन, जल की आर्थिक मांग, मानसून की अनिश्चितता तथा पारंपरिक स्रोतों की उपेक्षा। जल अभाव की समस्या ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव पैदा कर दिया है। भारत में लगभग सभी नदियों के जल के बंटवारे को लेकर पड़ोसी राज्यों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। अतः जल संसाधन का संरक्षण व प्रबंधन आज की सबसे बड़ी मांग है। तो देखो, जल संरक्षण व प्रबंधन के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। परीक्षा में पूछा जाता है जल संरक्षण व प्रबंधन के महत्वपूर्ण सिद्धांत लिखिए। तो आपका आंसर होगा नंबर 1 जल की उपलब्धता को बनाए रखना, नंबर 2 जल को प्रदूषित होने से बचाना, और नंबर 3 संदूषित जल को स्वच्छ करके उसका पुनःचक्रण करना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें पूछ लिया जाता है भाई कितना प्रतिशत लवणीय जल है? 97.5% जल जो है इस भूमंडल पर लवणीय है। जल संकट उत्पन्न होने के 2 कारण लिखिए। तो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है VIMP क्वेश्चन है, जल संरक्षण व प्रबंधन के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत लिखिए। तो सिद्धांत आप लिखने हैं तीनों। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जल संरक्षण व प्रबंधन के उपाय। जल एक चक्रीय संसाधन है। यदि इसका युक्तियुक्त उपयोग किया जाए तो इसकी कमी नहीं होगी। जल का संरक्षण जीवन का संरक्षण है। जल संरक्षण हेतु निम्न उपाय किए जाने चाहिए। नंबर 1, जल को बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा घोषित कर उसका समुचित नियोजन किया जाना चाहिए। नंबर 2, वर्षा जल संग्रहण विधियों द्वारा जल का संग्रहण किया जाना चाहिए। नंबर 3, घरेलू उपयोग में जल की बर्बादी को रोका जाना चाहिए। नंबर 4, भूजल का अतिदोहन नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 5, जल को प्रदूषित होने से रोकना चाहिए। नंबर 6, जल को पुनःचक्रित कर काम में लिया जाना चाहिए। नंबर 7, बाढ़ नियंत्रण व जल के समुचित उपयोग के लिए नदियों को परस्पर जोड़ा जाना चाहिए। नंबर 8, सिंचाई के लिए फव्वारा विधि या टपकन या बूंद विधि से की जानी चाहिए। यानी सिंचाई के लिए फव्वारा विधि काम में लेनी चाहिए, या फिर टपकन या हिंदी में जिसे बूंद विधि कहते हैं उसका उपयोग करना चाहिए। इस दिशा में पहला कदम जो उठाया गया वो है समाकलित जल संभर प्रबंधन द्वारा जल संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन, और दूसरा कदम जो है वो वर्षा जल संग्रहण है। अब हम बात करेंगे समाकलित जल संभर प्रबंधन की। तो देखो, जल संभर प्रबंधन में किसी क्षेत्र विशेष की भूमि व जल प्रबंधन के लिए कृषि वानिकी तकनीकों का सम्मिलित प्रयोग होता है।
अब देखो जल समर एक ऐसा क्षेत्र है जिसका जल एक बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। ये एक भू आकृतिक इकाई है, सहायक नदी का बेसिन है जिसका उपयोग सुविधा अनुसार छोटे प्राकृतिक क्षेत्रों में समन्वित विकास के लिए किया जाता है। जल समर प्रबंधन समग्र विकास की सोच है। इसमें मिट्टी और आर्द्रता का संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, जल संग्रहण, वृक्षारोपण, उद्यान, चरागाह विकास, सामाजिक वानिकी आदि कार्यक्रम शामिल होते हैं। भारत में जल समर विकास कार्यक्रम कृषि, ग्रामीण विकास तथा पर्यावरण वन मंत्रालय के सहयोग से संचालित होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो निम्न हैं, जैसे जल संरक्षण के जो प्रबंधन व उपाय के लिए उपाय पूछ लेते हैं। भाई जल संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। हेडिंग से सीधा भी पूछा जा सकता है, जल संरक्षण व प्रबंधन के उपाय लिखिए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या हुआ, जल संरक्षण व प्रबंधन के उपाय लिखिए। 8 पॉइंट आपको लिखना है। जल संरक्षण व प्रबंधन की दिशा में उठाए गए 2 कदमों के नाम लिखिए। तो ये दोनों लिखने हैं। जल समर प्रबंधन क्या है, तो आपको ये लिखना है जो मैंने इसमें ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखा है। भारत में जल समर विकास कार्यक्रम किसके अधीन होता है? कृषि, ग्रामीण विकास तथा पर्यावरण वन मंत्रालय के अधीन होता है, इसके सहयोग से होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है वर्षा जल संग्रहण। इसी में है डिटेल इसकी। वर्षा जल संग्रहण भूजल पुनर्भरण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। राजस्थान जैसे प्रदेश में जहाँ अधिकतर सूखा तथा अकाल की स्थिति बनी रहती है, वर्षा जल संग्रहण प्राथमिक आवश्यकता है। प्राचीन काल से देश में वर्षा जल संग्रहण की परंपरा रही है। ताल तलैया, जोहड़, टांका, कुआ, बावड़ी इत्यादि के रूप में जल संग्रहण होता था। राजस्थान में जल संचयन की निम्न स्वदेशी पद्धतियाँ प्रचलित हैं। पहली है खड़ीन। तो देखो खड़ीन मिट्टी का बना एक अस्थायी तालाब होता है। खड़ीन क्या होता है? मिट्टी का बना एक अस्थायी तालाब होता है जिसे किसी ढाल वाली भूमि के नीचे निर्मित किया जाता है। इसके 2 तरफ जो है मिट्टी की दीवार, जिसे धोरा भी कहते हैं, बनाई जाती है तथा तीसरी तरफ जहाँ ढलान का हिस्सा होता है, जहाँ ज़्यादा प्रेशर लगता है जल का, उस तरफ पत्थर की दीवार यानी मजबूत दीवार बनाई जाती है। 2 तरफ मिट्टी की दीवार होती है, तीसरी तरफ ढलान की तरफ जहाँ पर जल का अधिक दाब लगता है वहाँ पत्थर की मजबूत दीवार बनाई जाती है। पानी की मात्रा अधिक होने पर खड़ीन क्या होता है? भर जाता है और एक खड़ीन भरने के बाद पानी जो है वो अगली खड़ीन में चला जाता है। जब खड़ीन का पानी सूख जाता है तो उसमें फिर कृषि कार्य किया जाता है, यानी कृषि की जाती है। इस प्रकार से बनाई जाती है। 2 तरफ मिट्टी की दीवार है, एक तरफ क्या होती है? पत्थर की दीवार। एक खड़ीन भरने पर जल अगली खड़ीन में जाएगा और इस प्रकार से खड़ीन पानी से भर जाती हैं। जब ये सूख जाती हैं तो इनमें कृषि की जाती है। दूसरा है तालाब। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की प्राचीन पद्धतियों में तालाब प्रमुख है। ये पुरुषों तथा स्त्रियों के नहाने हेतु अलग अलग बने होते हैं। तालाब की तलहटी पर कुआं बना होता है जिसे बेरी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है बेरी किसे कहते हैं? तो तालाब की जो तलहटी होती है उस पर एक छोटा कुआं होता है जिसे बेरी कहा जाता है। जल संचयन की ये प्राचीन विधि आज भी अपना महत्व रखती है तथा भूमि के जल स्तर को बढ़ाने का एक वैज्ञानिक आधार है। ये तालाब का चित्र है। नेक्स्ट है झील। राजस्थान में प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों ही प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। झीलें वर्षा जल संग्रहण की अति प्राचीन पद्धति हैं। झीलों से रिसने वाला पानी इसके नीचे स्थित जल स्रोतों जैसे कुएं, बावड़ी, कुंड आदि के जल स्तर को बढ़ाने में जो है सहायक होता है। पानी बढ़ जाता है, नीचे भूमि द्वारा अवशोषित किया जाता है और उससे जो है भूमि का जल स्तर जो है वो बढ़ जाता है। ये कायलाना झील है जो कि जोधपुर में स्थित है। तो कायलाना झील कहाँ स्थित है? जोधपुर में। ठीक है। नेक्स्ट है बावड़ी। राजस्थान में बावड़ियों का अपना ही स्थान है। ये जल संचयन की पुरानी तकनीक है। बावड़ी में उतरने हेतु सीढ़ियाँ एवं तिबारे बने होते हैं। ये कलाकृतियों से संपन्न होती हैं। सीढ़ियाँ और ऐसे तिबारे होते हैं जिन पर नीचे से नीचे जाते रहते हैं, कलाकृतियों से संपन्न होती हैं। ये बावड़ी में उतरने का रास्ता दिया हुआ है यहाँ से। ठीक है,
सीढ़ियाँ बनी हुई, फिर ये तिबारे से बने हुए, ये तो सीढ़ियाँ आ गई और ये तिबारे आ गए इधर, ठीक है। नेक्स्ट है टोबा। थार के रेगिस्तान में टोबा जल संग्रहण का प्रमुख पारंपरिक स्रोत है। ये नाड़ी के आकार का होता है, किंतु ये नाड़ी से क्या होता है, गहरा होता है ये टोबा। अब नेक्स्ट है कोयला एवं पेट्रोलियम का संरक्षण। तो देखो कोयला एवं पेट्रोलियम दोनों ही जीवाश्म ईंधन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए, तो आपका उत्तर होगा कोयला एवं पेट्रोलियम, ठीक है। नेक्स्ट कोयला। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। कुल प्रयुक्त ऊर्जा का 35 से 40% भाग कोयले से प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार की कोयले में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो अलग अलग होती है। कोयले से अन्य दहनशील तथा उपयोगी पदार्थ भी प्राप्त किए जाते हैं। अब देखो कोयले का निर्माण कैसे हुआ। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है, तो देखो वर्षों पूर्व वनस्पति के भूमि के नीचे दबने के कारण कालांतर में कोयले का निर्माण हुआ। वर्षों पूर्व वनस्पति भूमि के नीचे दब गई, उस पर दाब लगा और दाब से वो क्या है, कोयले में परिवर्तित हो गई, यानी कोयले का निर्माण हुआ। लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी घने जंगलों का क्षेत्रों और जलधाराओं से तरती वनस्पति समूह की जल में गिरकर मृत्यु हो गई, जो बाद में मिट्टी की परतों के नीचे दबते चले गए। भूगर्भ में उस ताप व दबाव के कारण ये जीवाश्म कोयले में परिवर्तित हो गए। भाई ऐसे जीवों के अवशेष जो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व भूमि की गहराई में दब गए थे, वर्तमान में उनकी परिरक्षित छाप मिलती है, वो क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। तो ये जीवावशेष कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो मुख्यतः कार्बन तथा उसके यौगिक होते हैं। तो ये पूछ लिया जाता है कोयले का संगठन लिखिए, तो आप लिखोगे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, गंधक, फास्फोरस, कुछ अकार्बनिक द्रव्य कोयले में पाया जाता है। ये सब कोयले के संगठन में आएंगे। नमी रहित कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा, एंथ्रेसाइट, दूसरा भाग बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट, चौथा है पीट। एंथ्रासाइट इसमें 94 से 98% जो है कार्बन होता है। बिटुमिनस में 88 से 86, बिटुमिनस में 78 से 86% जो है कार्बन होता है। लिग्नाइट में 28 से 30% कार्बन होता है। पीट में सबसे कम लगभग 27% कार्बन होता है। ये निश्चित नहीं होती, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है मात्रा, ठीक है, लगभग लगा दें। हवा की अनुपस्थिति में 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से कोल गैस अमोनिया जो है प्राप्त हो जाती है। इस प्रक्रिया को कोयले का भंजक आसवन कहते हैं। पूछ लिया जाता है कोयले का भंजक आसवन किसे कहते हैं, तो आप इसमें क्या लिखोगे, ये आगे पीछे हो गया, ये आ गया आपके कोयला। ठीक है, तो देखो यहाँ पूछ लिया जाता है कोयले का भंजक आसवन किसे कहते हैं, तो हवा की अनुपस्थिति में 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर इसमें कोल गैस अमोनिया आदि प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया को कोयले का भंजक आसवन कहते हैं। भारत में कोयला मुख्यतः कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में उत्पन्न एवं आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो भारत में कोयला झारखंड, मध्य प्रदेश, आपके उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और जो है आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो शॉर्ट में लिख सकते हैं जमा यूपी, JMAUP, जैसे झारखंड है यहाँ, M से मध्य प्रदेश, A से आंध्र प्रदेश, U से उड़ीसा, P से पश्चिम बंगाल, ठीक है। पेट्रोलियम एक अत्यधिक उपयोगी पदार्थ है जिसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत अधिक होता है। कोयले की भांति पेट्रोलियम भी एक जीवाश्म ईंधन है। इसका निर्माण भी जो है कोयले की तरह वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के पृथ्वी के नीचे दबे भाग पर जो है कुछ दाब एवं ताप के कारण से हुआ है।
भाई करोड़ों वर्षों पूर्व जीवों के अवशेष जो भूमि की गहराई में दब गए थे उन पर उच्च दाब एवं ताप लगा, जिसके कारण कालांतर में पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण हुआ है। ठीक है, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पेट्रोलियम को पूछा जाता है क्वेश्चन, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पेट्रोलियम को अपरिष्कृत तेल, कच्चा तेल, चट्टानों का तेल कहा जाता है। तो पेट्रोलियम के अन्य नाम क्या हो गए? अपरिष्कृत तेल, कच्चा तेल, चट्टानों का तेल। क्वेश्चन पूछा जाता है चट्टानों का तेल किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा पेट्रोलियम। जो काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है इसमें विभिन्न अवयव पाए जाते हैं जिन्हें प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। प्रभाजी आसवन से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, गैसलीन, स्नैक आदि प्राप्त होते हैं। भाई जो पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त हुआ उन सब में से प्रभाजी आसवन विधि से इन सबको अलग कर लिया जाता है। कोयला एवं पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है और ये प्रकृति के अनवनीकरणीय संसाधन है। अनवनीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे? जो एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे, जिनका पुनर्निर्माण नहीं होता है, तो इनके निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है और जब तक इनका निर्माण होगा ये एक न एक दिन क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे, इसलिए इन्हें अनवनीकरणीय संसाधन कहा गया है। इनके निर्माण में सैकड़ों, लाखों, करोड़ों वर्ष लगते हैं। प्रकृति में इनकी मात्रा सीमित है। अगर मानव इसी तरह अंधाधुंध इनका उपयोग करता रहा तो भविष्य में संसाधन समाप्त हो जाएंगे, इसलिए इनका उपयोग बहुत ही विवेकपूर्ण, न्यायोचित तरीकों से करना चाहिए। इसके अलावा गैर परंपरागत स्रोत जैसे वायु, प्रकाश, जल आदि का विकल्प के रूप में अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए, जो कि प्रकृति में प्रचुर मात्रा में। प्राकृतिक गैस के स्थान पर बायोगैस का उपयोग किया जा सकता है। बायोडीजल जैविक स्रोतों से प्राप्त तथा डीजल के समतुल्य ईंधन है। 100% नवीकरणीय स्रोतों से बनाया जाता है। परंपरागत डीजल ईंधनों को बिना परिवर्तन किए चला सकता है। ये परंपरागत ईंधनों का एक अच्छा विकल्प है। इसको भविष्य का ईंधन माना जा रहा है। ये विषैला नहीं है तथा जैव नवीकरणीय है। बायोडीजल के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि दूसरे जीवाश्म ईंधनों की भांति पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में बायोडीजल के लिए व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए बायोफ्यूल मिशन और बायोफ्यूल अथॉरिटी का गठन किया है। अब देखो नेक्स्ट है सतत पोषणीय विकास। किसी भी संसाधन का प्रयोग सतर्क होकर करना चाहिए ताकि उस वस्तु का प्रयोग न केवल हम कर सकें बल्कि हमारी आने वाली भावी पीढ़ियां भी कर सकें। और ऐसा विकास जो है वो सतत पोषणीय विकास कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में जन भागीदारी। तो देखो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। स्वच्छ पर्यावरण किसी भी समाज का अत्यंत आवश्यक होता है। स्वच्छ पर्यावरण के साथ मानव जीवन एवं स्वास्थ्य जुड़ा होता है। आज विकास विनाश का कारण बन गया है, जिससे पर्यावरण के सभी घटकों को भारी हानि पहुंची है। यद्यपि जलवायु, भूमि सभी प्रदूषित हो चुके, फिर भी मानव की असंयमित एवं अविवेकशील विकास यात्रा सतत जारी है। उच्च स्तर मानव विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के बीच सामंजस्य समाप्त हो गया है। पर्यावरणविद निरंतर सचेत कर रहे हैं कि इस तरह प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता रहा तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में संतुलन को गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। और इन सब के उपरांत भी कुछ इस प्रकार के सफल प्रयोग एवं जन आंदोलन चल रहे हैं जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्हीं में एक है चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन वनों की सुरक्षा की दिशा में उठाया गया एक प्रगतिशील कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य वनों की ठेकेदारों से सुरक्षा करना है एवं वृक्षों को काटने से रोकना है। इस आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव से हुई, जहां अमृता देवी बिश्नोई के साथ 363 बिश्नोई स्त्री, पुरुष एवं बच्चों ने अपना बलिदान दिया। यह आंदोलन जो है खेजड़ी के वृक्षों को सुरक्षा देने के लिए प्रारंभ हुआ। ये अमृता देवी बिश्नोई है। इन्होंने जो वृक्षों को बचाने के लिए अपनी बाहों में भर लिया था और वृक्षों के साथ इन्हें काट दिया गया। 1773 एडी का पूरा नाम है एनो डोमिनी में जोधपुर के तत्कालीन महाराजा के महल में निर्माण हेतु लकड़ियों की आवश्यकता हुई तो उनके सेवक कुल्हाड़ी लेकर खेजड़ी गांव पहुंच गए और खेजड़ी के वृक्षों को काटना शुरू कर दिया। जिसकी आवाज़ सुनकर अमृता देवी और उनकी 3 पुत्रियां वहां आ गई
और विनम्रता से सिपाहियों से पेड़ न काटने का आग्रह किया, परंतु सिपाही नहीं माने। तब अमृता देवी और उनकी पुत्रियां पेड़ों से चिपक गई, अर्थात पेड़ों को उन्होंने अपनी बाहों में भर लिया। सिपाहियों ने पेड़ों के साथ उन्हें भी काट दिया और सारे गांव और आसपास के इलाकों में खबर आग की तरफ फैल गई। लोग आकर पेड़ों से चिपकते रहे और अपना बलिदान देते रहे। इस प्रकार वृक्षों की रक्षा हेतु 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया। आज भी बिश्नोई समाज पेड़ पौधों व वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु दृढ़ संकल्पित है। खेजड़ी के बलिदान के बाद 1973 में उत्तराखंड में महिलाओं ने वृक्षों की सुरक्षा हेतु चिपको आंदोलन चलाया। यह आंदोलन 8 वर्षों तक चला, जिससे सरकार ने 1981 में 1000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हरे पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया। खेज बलिदान के बाद चिपको आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा ने आगे बढ़ाया। इसी प्रकार का एक आंदोलन कर्नाटक में भी चला, जिसका नाम एपिको था। एपिको जो है वो कन्नड़ भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है चिपकना। केजड़ी का बलिदान आज वनों की सुरक्षा के लिए आदर्श है। केजड़ी के वृक्ष आज भी बलिदान की याद दिलाते हैं, प्रेरणा प्रदान करते हैं। केजड़ी को थार का कल्प वृक्ष माना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरिया है और 1983 में केजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। अब देखो यहाँ से पूछे जाने वाले प्रश्नों की हम वापस से चर्चा करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए थे, कुछ की फिर से मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो देखो, राजस्थान में जल संचयन की प्रचलित 100 देशी पद्धतियों को समझाइए। तो वहाँ हमें ये सारी पद्धतियाँ जितनी भी इसमें दी हुई आपके सिलेबस में वो सभी समझानी होगी। फिर देखो, खड़ीन का निर्माण कैसे किया जाता है। खड़ीन मिट्टी का अस्थायी तालाब होता है, ढाल वाली भूमि में बनाया जाता है। 2 तरफ मिट्टी की दीवार होती है, तीसरी तरफ पत्थर की दीवार होती है। एक खड़ीन बनने के बाद दूसरे में पानी चला जाता है और पानी सूखने के बाद वहाँ कृषि की जाती है। ठीक है। बेरी किसे कहते हैं? तालाब की तलेटी पर बना छोटा कुआं बेरी कहलाता है। ठीक है। इस प्रकार के कायलाना झील राजस्थान में कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ठीक है। फिर नेक्स्ट, किन्हीं 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम बताइए। फिर नेक्स्ट, कोयले का निर्माण कैसे हुआ। नेक्स्ट, कोयले का संगठन लिखिए। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। नेक्स्ट, बंजक आसवन, कोयले के बंजक आसवन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला मुख्यतः भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इन सब राज्यों के नाम आपको लिखने हैं। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम पदार्थों में से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? परभाजीय आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। किन्हीं 2 अनवनीकरणीय संसाधनों के नाम लिखिए। तो आप क्या लिखोगे? कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है। नेक्स्ट, फिर देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। तो यह आ जाएगा कंप्लीट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन को समझाइए। पूरा डिटेल से याद होना चाहिए। इसका नेतृत्व किसने किया था? अमृता देवी बिश्नोई ने। कितने बिश्नोई स्त्री, पुरुष और बच्चों ने बलिदान दिया? 363 ने। कहाँ हुआ? राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ी गांव में। किस वृक्ष से संबंधित था? खेजड़ी के वृक्ष से संबंधित था। ठीक। कब हुआ? 1730 AD में। ठीक है। कर्नाटक में चिपको आंदोलन जैसा कौन सा आंदोलन चला? एपिको। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्य वृक्ष का नाम खेजड़ी, इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरिया। थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है। फिर खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? 1983 में। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु और क्वेश्चन आंसर्स की चर्चा, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू। आप सभी को मैंने पहले भी बताया है कि चैप्टर को साथ के साथ लर्न करें। जैसे ये कंप्लीट होगा
मुझे उम्मीद है कल ये अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही कंप्लीट होगा उससे नेक्स्ट डे ही जो है आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा। थैंक यू।